नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, मैंने तुम लोगों को बताया कि ऑर्गेनिक का थ्योरेटिकल डिस्कशन इंक्लूडिंग एवरी बिट जो मेरे जहन में था वो मैं करा चुका। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक का सेक्शन पेपर में सॉल्व करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन दिखता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। तो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी बताया कि बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी अब ये केमिस्ट्री का एक और नया पार्ट आ गया एनालिटिकल, जिसमें एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें कुल मिलाकर एएस में दो टेक्निक्स हैं, एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ए टू का पार्ट है, एएस में नहीं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने स्टार्ट किया था, जो असल में ऑफिशियली बुक में चैप्टर नंबर 1 में है, हमने नहीं किया था। मैंने उसको कहा था एक साथ करेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से बेटा हम अपने ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। और और मैंने ये तीन टेक्निक का नाम जो लिखा था तो ये रेफरेंस बताया था कि असल में सीन ये है कि जब कोई नया एलिमेंट या नया कंपाउंड डिस्कवर होता है तो उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द relative atomic or relative molecular mass of unknown sample along with its isotopic abundance and possible fragments। तो ये क्या डिटेल थी, इसका कुछ हिस्सा, कुछ अंदाजा तो आपको लास्ट क्लास में हो गया था। तो आपने वर्किंग इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये मैंने थ्योरी इसलिए समझाई कि भाई अल्लाह ना करे एमसीक्यू वगैरह में स्टेटमेंट आ जाती है तो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया, वरना यूजुअली बच्चे सिर्फ सवाल करना जानते हैं, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। बट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि भाई तीन स्टेजेस की वर्किंग होती है। पहले स्टेज में आप जो भी सैंपल है एलिमेंट का या कंपाउंड का, उसे आप वेपराइज करते हैं, दूसरे स्टेप में आयोनाइज करते हैं, और तीसरे स्टेप में डेटा रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर मैंने समझाया था कि वो क्या होता है और कैसे होता है। ये सारी जो वर्किंग आपको नजर आ रही है ये उसी की बारे में है। उसके बाद आप भी नहीं थे ना पिछली क्लास में? अच्छा, आप तो वो एक्सीडेंट हो गया था, नहीं पेट्रोल खत्म हो गया था, पंचर हो गई थी। उसके बाद फिर हमने आपको समझाया था कि मेरे बच्चे जो डेटा आपको मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है, यानी कि आपको इस तरह की लाइंस मिलती हैं और इन लाइंस को रीड करके आप कुछ डेटा कर रहे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर दो हिस्सों में यूज किया जाता है, एक एलिमेंट की एनालिसिस के लिए और दूसरा कंपाउंड की एनालिसिस के लिए। तो एलिमेंट की एनालिसिस के लिए जो यूजेज था वो एएस का पार्ट हमेशा से था, अभी भी है, और हमने आपको लास्ट क्लास में करा दिया पूरा कि एलिमेंट की एनालिसिस कैसे होगी और किस किस क्या क्या क्वेश्चन थे, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारा आपको करा दिया। इवन के जो तुम लोग लेट आए थे लेकिन तुम लोगों ने भी एंड एंड में कुछ कैलकुलेशन तो कर ली थी ना इसकी, कि भाई किस तरह से आप रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि दिस इज द टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस फॉर द एलिमेंट एंड देयर आइसोटोपिक अबंडेंस। तो आपको कैसे पता चलेगा इस डेटा से इसके कितने आइसोटोप है, कौन से आइसोटोप की अबंडेंस ज्यादा है, कौन से आइसोटोप की अबंडेंस कम है, और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। और ये मल्टीपल क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जिसमें डेटा आपको गिवन था और उस डेटा की बेसिस पर मल्टीपल क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। ये पार्ट आपने कर लिया था प्रीवियस सेशन में। आज आप इसका दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने लगे हैं जो कि कंपाउंड के एनालिसिस का है, और ये हिस्सा ए2 के बच्चों को पढ़ाया जाता था, पहले एएस में नहीं था। अब एएस में पढ़ेंगे, ए2 में भी चलेगा। ये हिस्से के बारे में मेरा तजुर्बा पिछले 2 साल में रहा। कॉलेज वाले बच्चे जो हैं, अभी कॉलेज वाला कोई है तो बताएगा कि ये पार्ट ए2 का जो है, ये बस अगर कोई टीचर एएस ए2 दोनों पढ़ाता है वो तो बेचारा सही से पढ़ा पा रहा है, लेकिन जो टीचर सिर्फ एएस पढ़ाते हैं वो ए2 के इस पार्ट में बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत मुश्किल है बेटा, बस ऊपर ऊपर से कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो सिलेबस में टॉपिक अपडेट हुए हैं वो इसलिए अपडेट हुए हैं कि वो पूछे जाएंगे, इसलिए आपको तरीके से उसको पढ़ना है। अब हमने एलिमेंट की एनालिसिस 1 गो में पूरी कर ली थी, कंपाउंड की एनालिसिस 1 गो में नहीं होगी। आज हम इसका एक हिस्सा करेंगे और दूसरा हिस्सा इसका नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और फिर ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री खत्म होगी। तो इसलिए मैं इसलिए बता दूं ताकि मैं जल्दबाजी में, क्योंकि आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में ऐसा ना, अभी मैंने ए2 को पढ़ाया, उन्होंने तो ए से पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एक सेशन में कवर करना मुश्किल हुआ। इसलिए जो है वो आपको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके, 1.5 सेशन में डिवाइड करके इस टॉपिक को कवर करेंगे। बस ये है कि ये टॉपिक अगर आपने लेक्चर लिया हुआ है, बस फिर आपको एग्जाम में कोई भी सवाल फंसा नहीं सकता, आप आराम से कर लोगे। जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनकी ब्यूटी ये होती है कि वो पेपर में करने में आसान होता है। तो मेरे बच्चे आए, जरा कुछ कोर कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ मैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे कंपाउंड के एनालिसिस की। मैं ये बात थोड़ी लंबी करके बता रहा हूं और मुझे भी पता है कि
ये लंबी हो रही है, लेकिन बस मुझे तसल्ली ये रहेगी कि आपको इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी अच्छे से क्लियर होगा और आप फंसेंगे नहीं अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। यानी मेरे लिए एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली आपको सवाल करा दूंगा, मैं आपको बता दूं कि भाई ये सवाल है, ये ऐसे करना है, आप सीख जाओगे, लेकिन उसमें आपको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता होगा। आए सर, और कोई थियोरेटिकल क्वेरी अगर आ गई तो आप उसे आंसर नहीं कर पाओगे। देखो भाई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की कंपाउंड एनालिसिस से पहले मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाहता हूँ। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो इतना समझ लें कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब कोई भी सैंपल एनालाइज किया जाता है, जो नहीं थे ना ये उनके लिए बता रहा हूँ, एनालाइज किया जाता है तो बस यूं समझ लीजिए कि उससे पहले आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइज करके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज उनको दिया जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जब उन पर आ जाता है तो फिर उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाता है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड में जब वो डेविएट करते हैं अपने चार्ज और मास के अकॉर्डिंग, तो वो मशीन उसे रिकॉर्ड करती है और उसी का डेटा बनाती है। आसान लफ्जों में जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, वानिया आप भी नहीं थी, आप भी नहीं थे लास्ट क्लास में, तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग? बस इतना समझ लो कि जब आप इलेक्ट्रॉन, जब जो सैंपल आप एनालाइज कर रहे हो उस पर आप इलेक्ट्रॉन बीम मारते हो, और वो इलेक्ट्रॉन बीम जाकर उस सैंपल को क्या करती है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालती है, तो जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर वो पॉजिटिव चार्ज इज डिटेक्टेड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और फिर वहां से मशीन उसे उसका एंगल और डेविएशन का जो रेडियस होता है वो कैलकुलेट करके मास निकालती है। ठीक है, ये बात मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। अब मैं मुझे जो यहाँ समझाना है ना वो दो बातें समझानी है। देखो मसलन अगर मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, कौन सा कंपाउंड है ये, नाम बताइएगा इसका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड है, बोलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड है बच्चों? कीटोन। ऑनलाइन? प्रोपेनॉल। कीटोन है, कीटोन ग्रुप है। और क्या नाम बनेगा? कीटोन, कीटोन आर नेम्ड एज अल्केनोन, तो ये क्या नाम बनेगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनोन। ये जवाब सिर्फ नूर फातिमा का क्यों आ रहा है, आयला वानिया का क्यों नहीं आ रहा जवाब भाई? रवाहा क्यों नहीं जवाब आ रहा? दिस इज प्रोपेनोन, ये मैंने एग्जांपल के लिए उठा लिया। अब मेरे बच्चे मान लीजिए कि मैं इस सैंपल को एनालाइज कर रहा हूँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। ठीक है, आप जानते हैं, पहले इस पर फोकस कीजिए। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है तो ये डॉट और क्रॉस मिलकर बना रहे हैं बॉन्ड। अब ये मैंने यहां से स्ट्राइक किया है इलेक्ट्रॉन बीम, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ना, ये आकर टकराएगी। अब टकरा कर हो सकता है कि ये इनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। टकरा कर क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर ले। हम मान लेते हैं कि लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर केस कि ये जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम हमने डाली, इमेजिन करें कि उसने इस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो गया तो अब क्या बॉन्ड बना रहेगा, बताओ भाई? भाई बॉन्ड तो नहीं बना रहेगा ना, बॉन्ड वाज फॉर्म बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। तो बिलाल भाई, कंपाउंड के एनालिसिस में मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा रहा हूं, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फ्रेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। तो इलेक्ट्रॉन जब आके टकराएगा टकराएगा तो टकराने के बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बीम या तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक कर सकती है, या फिर वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे कर सकती है। तो इमेजिन कीजिए कि उसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया, तो होगा क्या, इस स्ट्राइक की वजह से यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास वापस चला गया, जबकि इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपके सामने ड्रॉ करूं तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्राइकिंग? नंबर वन, आपके पास दो हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा बनेगा H3C डबल बॉन्ड O विद अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हिस्सा बनेगा CH3 विद अ न्यूट्रल चार्ज, फ्री रेडिकल। वाई फ्री रेडिकल? क्योंकि कार्बन को तो अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया ना। हाँ भाई, CH3 वाले कार्बन को, बेटा ऑनलाइन वालों क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट करो, रोजेदार के दिल से भी आग निकल गई तो सीधा लग जाएगी। तो सिर्फ तुमने थोड़ी रखे हैं रोजे, भाई हमने भी तो रखे हैं, हम बोल रहे हैं जरा पार्टिसिपेट कर लो। तो क्या ये समझते हो कि यहाँ पर आपके पास दो फ्रेगमेंट बनेंगे, एक पॉजिटिव फ्रेगमेंट और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट? मुझे बताना भाई, एक पॉजिटिव फ्रेगमेंट और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़े को। हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक बीम ने आकर डिसलॉज किया कहीं पर भी, जरूरी नहीं यहीं पर किया हो, ये तो मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि कहीं पर भी उसने डिसलॉज किया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को,
तो इससे नंबर वन एक चीज कंफर्म है, बॉन्ड टूटेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो वाले स्पीशी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो हिस्सा है वो हो जाएगा न्यूट्रल। क्या ये बात समझते हो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। मुझे बताओ, मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव वाला फ्रेगमेंट डिटेक्ट होगा या न्यूट्रल वाला? पॉजिटिव वाला। तो याद रखेंगे कि भाई फ्रेगमेंट प्रोड्यूस तो दो होंगे, लेकिन मशीन इनमें से जो जो डेटा में दिखाएगी वो सिर्फ कौन सा दिखाएगी? पॉजिटिव वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल कोई बिहेवियर शो नहीं करता। तो एक बात समझ आ गई कि जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिसलॉज होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करने से, तो एक पॉजिटिव फ्रेगमेंट बनता है और एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट। लेकिन दूसरा चांस ये भी तो है, देखो कार्बन है, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। बेटा अगर तुम कॉलेज वाले बच्चे होते ना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्राइवेट स्कूल तो फिर तुम लेट आ रहे हो। भाई तुम 3 के टारगेट नहीं, तुम 2:30 बजे से आके बैठे हो यार यहाँ पे, पढ़ो रिवाइज करो। अब मैं ऑलरेडी लेट लेट, एक एक घंटे का टाइमर है, मेरे स्टाइल से खिलाफ है। रमजान रोजा तुम्हारा भी, मेरा गर्मी सड़क पे, फिर ये बेगैरत ऑनलाइन वाले मर मर के जवाब देते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट, सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट में जा रही है। थोड़ा पहले आने की कोशिश करो यार। तुम लोग उस दिन मैंने कहा तो बैठ के खेल रहे हो, टेबल टेनिस कर रहे हो, बैठ के पढ़ो बेगर। तो ये केस नंबर 1 सबको क्लियर है? वानिया, बिलाल, रवाहा, नूर, आयला। यस सर। यस सर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे फोकस कर लीजिए। ये मैं बहुत एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बेतहाशा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इतने सारे बॉन्ड्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं। लेकिन दो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एक है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो, लेकिन क्या कार्बन में टोटल सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम दे रहा हूं, तो क्या एक और पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के अंदर कहीं मौजूद है, जो हम इसमें देख नहीं रहे, वो इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो जाए भाई, जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कि जो इसके कोर का हिस्सा है, बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं है, वो डिसलॉज हो जाए। अगर वो डिसलॉज हो गया तो पहला सवाल मुझे बताओ कि क्या कोई बॉन्ड टूटेगा? अगर नो। कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हुआ तो क्या इस स्ट्रक्चर में कोई बॉन्ड टूटेगा? भाई जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया हुआ था वो तो अपनी जगह ही मौजूद है ना, तो बॉन्ड कोई भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिसलॉज होने की वजह से क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस और नो? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, यस। क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? CH3, COCH3, और अभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इसके साथ कोई और फ्रेगमेंट बना जैसे वहां बन रहा था? नहीं बना, है ना। तो आपको क्या नजर आया बेटा? नजर ये आया आपको, नजर ये आया आपको कि अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन में सैंपल को रन कर रहे होते हैं कंपाउंड के लेवल पर, तो उसमें दो तरह से टुकड़े, फ्रेगमेंट्स दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं। फ्रेगमेंट्स कहते हैं टुकड़ों को, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। एक उस वक्त जब कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो जाए, तो ऐसे केस में दो फ्रेगमेंट बनेंगे, एक न्यूट्रल है वो डिटेक्ट नहीं होगा, दूसरा पॉजिटिव बनेगा। और अगर कोर इलेक्ट्रॉन डिसलॉज होगा तो फिर बॉन्ड नहीं टूटेगा, बल्कि वो कंपाउंड पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। कंपाउंड वाली यस सर। ठीक हो गया। अब बिलाल, ये कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ा हुआ है ना तुमने? जी जी सर, पढ़ा हुआ। तो कहीं पर अगर मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, रेक्टिफाई कर दीजिएगा, ठीक है? सही हो गया। सही हो गया। मस्त रहता है यार, मस्त पिंडी बॉय है ना। ये देखो ना, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा। कराची के लोग स्टेडियम में PSL का कोई भी मैच होता है, कोई पहुंच ही नहीं रहा। ये देखो पिंडी में हो रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब कि दुनिया जहां से फारिग हो, तहसील हो गए, स्टेडियम ऐसा भरा हुआ है उन्होंने कि बस जैसे जीत की रकम इन्हीं को मिलेगी। खैर, तो मेरे बच्चे ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब किसी कंपाउंड को एनालाइज किया जाता है तो डेटा दिया जाएगा। अब आ जाए सवाल की तरफ, ये इजी होने वाला है, एक आध दफा मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे। और आपको उस, चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, इमेजिन कर लीजिए आपको अब एक कंपाउंड का डेटा दिया जाए, ठीक है? और उस कंपाउंड के डेटा में
मल्टीपल पीक्स दी हुई है, अगेन ये परसेंटेज अबंडेंस है और ये वही मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो। अब कुछ कंक्लूजन्स मैं आपको यहां से रटवाना चाह रहा हूं, अगर आप रट लेंगे, ये बात समझ आ गई कि न्यूट्रल फ्रेगमेंट कब बनता है और पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव कब बनता है, यानी ये दोनों Yes. पॉसिबिलिटी रहती हैं कि जब कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन सा फ्रेगमेंट बनेगा, क्योंकि ये बनाना होगा। ठीक है, अब समझ लिए, याद रखें, दो तीन बातें आपको समझानी। नंबर वन, कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो पीक सबसे आगे बनी होती है, दिस पीक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन पीक, M plus peak, and this is the peak which gives you the MR of the compound. मसलन अगर ये पीक बन रही है 58 पर, मास 58 पर, तो इस कंपाउंड का एमआर क्या है? 58। क्यों? देखो अभी जैसे इस केस में देखो, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया, देखो जब जब कंपाउंड टूट जाता है तो उसके टुकड़े का मास कंपाउंड के मास के बराबर तो नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर कंपाउंड नहीं टूटा तो देखिए जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा, क्योंकि मास तो खत्म नहीं हुआ। तो खुलासा ये, इतनी डिटेल में ना भी जाओ तो याद रखें, हर मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट वाली नहीं, इन टर्म्स ऑफ मास, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मास, वो होती है मेरे बच्चे M plus ion peak या molecular ion peak, which symbolizes the molecular mass of the compound। यहां कंपाउंड वाले में अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद जितनी भी पीक्स हैं इससे पहले, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट, आप जो हाइट देखते हैं, हाइट ये क्या शो करती है? परसेंटेज अबंडेंस। हाइट क्या शो करती है? परसेंटेज अबंडेंस। तो जिस फ्रेगमेंट की हाइट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है वो मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट है। यस और नो? वो फ्रेगमेंट जो कंपाउंड का होगा वो मोस्ट अबंडेंट होगा। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन, कंपाउंड के फ्रेगमेंट्स दे दिए, पूछ लेगा बताइए सबसे मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट कौन सा होगा और क्यों होगा। तो कौन सा होगा ये तो चलो आपने देख लिया, मतलब इस डायग्राम में ये वाला फ्रेगमेंट सबसे मोस्ट अबंडेंट है। अब पूछेगा क्यों होगा, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट तवज्जो देनी है। ठीक है, मैं लिखवा भी देता हूँ, ये कंक्लूजन लिख लीजिए, फिर सवाल पे चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कंक्लूजन नंबर वन आपकी खिदमत में, द ग्रेटेस्ट स्लैश हाईएस्ट mass to charge ratio peak is always molecular ion peak। अभी आ जाएगा, एग्जांपल में समझाऊंगा। which represents MR of a compound। conclusion number two, the highest peak on y-axis is the most abundant fragment and, अब यहां समझना, जब कोई पीक बहुत ज्यादा हाईएस्ट है वो सबसे अबंडेंट फ्रेगमेंट है और सबसे स्टेबल भी है। यस और नो? Yes. देखो यस अगर सर। कोई फ्रेगमेंट, अगर कोई फ्रेगमेंट स्टेबल नहीं होगा तो क्या वो फर्दर ब्रेक नहीं हो भाई? जब कोई चीज अनस्टेबल होती है तो मजीद ब्रेक हो जाती है, जब मजीद ब्रेक हो जाएगी तो उसकी अपनी अबंडेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक फ्रेगमेंट खुद ब्रेक नहीं हो रहा, अच्छा अक्सर बच्चे ना गड़बड़ पता है कहाँ करते हैं, वो समझते हैं बस जो मॉलिक्यूलर आयन होगा ना वही सब कुछ होगा ना। मॉलिक्यूलर मास होना एक अलग चीज है और सबसे स्टेबल होना एक अलग चीज है। तो याद रखिए, सबसे हाइट वाइज वाई एक्सिस पे सबसे ऊंचा जो पीक होगी, दैट वुड बी द मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट, और मोस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट वही होगा, मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट वही भी होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसके लिए आसान सा जुगाड़ है, और वो है, आपने देखो ऑर्गेनिक अभी पढ़ी है, ऑर्गेनिक में आपने प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन पढ़ा। ठीक है, याद है या भूल गए हो? प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो एक कार्बन चेन से अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन जो
2 कार्बन चेन से अटैच हो और टर्शरी कार्बन जो 3 कार्बन चेन से अटैच हो। तो याद रखिए अगर हम फ्रेगमेंट वाइज समझे तो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोटेक्टेड कार्बन कौन है, जो हर तरफ से प्रोटेक्टेड है? टर्शरी कार्बन। कौन सा कार्बन? इसीलिए याद करो, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, बट टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दी साइड्स बाय कार्बन इज देयर, इसीलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कार्बन पे अटैक करना मुश्किल हो रहा होता है। तो बस खुलासा याद रखिए कि ये 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है, और स्टेबिलिटी को अगर हम रेट करें तो ये है ये कि अगर कोई फ्रेगमेंट, कौन सा फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होना होगा, कि अगर आपके पास ऐसे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं जिसमें प्राइमरी कार्बन आ रहा है, सेकेंडरी कार्बन भी आ रहा है और टर्शरी कार्बन भी आ रहा है, तो जो टर्शरी कार्बन वाला होगा वो सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी आ रहा है और सेकेंडरी आ रहा है, टर्शरी कोई नहीं आ रहा, तो सेकेंडरी जो कार्बन वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी हाइट ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। डायरेक्टली जब मैं सवाल कराऊंगा तो आप बेहतर अंदाजा कर पाएंगे कि सर एग्जाम में क्या होने वाला है। तो आए जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे तो बहुत बेहतर अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। आना क्वेश्चन ही है, ठीक है। द मास स्पेक्ट्रोमीटर of butane show peaks at 58, 43, 29 and 15. Identify molecular ion peak and the fragments responsible for रिस्पेक्ट। ये बड़ा एक बेसिक सा सवाल मैंने लिखा है, ठीक है, और इससे मकसद है आपको आइडिया देना। कहता है भाई ब्यूटेन एक कंपाउंड है, आपको पता है ब्यूटेन क्या होता है। ब्यूटेन अगर मैं बना लूं ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इज दिस ब्यूटेन? यस और नो? कहता है अच्छा, यहाँ पर उसने ब्यूटेन बता भी दिया, वो जरूरी नहीं हर जगह बताया, कहीं कहेगा अननोन कंपाउंड एक्स है, ठीक है, यहाँ तो बता दिया और हमें जो नॉलेज है वो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो ब्यूटेन कंपाउंड है और इसको उसने एनालाइज किया मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और कहाँ कहाँ पर पीक मिली आपको? एक पीक मिली बेटा बोलो 58 पर, एक पीक मिली कहां पर? 43 पर, एक मिली 29 पर और एक मिली 15। उसने कहा दो सवाल पूछा आपसे, उसने कहा बताओ मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है। ठीक है जी, तो कौन सी पीक होती है? सर ने अभी बताया, विच पीक इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक? द हाईएस्ट पीक। तो यू विल आइडेंटिफाई द पीक एट 58 एज मॉलिक्यूलर आयन। यस और नो? यस सर। ओके। अब उसके बाद दूसरा सवाल क्या पूछा वानिया उसने, कि बताइए सारी पीक्स किन फ्रेगमेंट्स की वजह से बन रही है। ठीक है, तो बेटा उसका तरीका सुन लीजिए। आपने एक बार कंपाउंड लिखा स्ट्रक्चरल फॉर्म में, इधर देखो छापो नहीं, आप जरा सबके मास कैलकुलेट कर लो, आप फ्रेगमेंट फटाफट पता चल जाएंगे। ये इसका मास है 15, इसका मास है 14, इसका मास है 14, इसका मास है 15। ठीक है जी, अब जरा नीचे वाली पीक से शुरू करते हैं। नीचे वाली पीक से दिमाग लगाओ। 15 किसका मास बन रहा है? CH3 का। इसका मतलब है 15 वाली पीक किससे प्रोड्यूस हुई? CH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखना भूलना नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ही लिखोगे तो फ्रेगमेंट डिटेक्ट कैसे होगा? यानी कंपाउंड ऐसे टूटा होगा, अब जो मैंने पीछे बताया, कंपाउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हुआ होगा कि या तो ये वाला या ये वाला CH3 क्या हो गया होगा? डिसलॉज। और एज अ पॉजिटिव डिसलॉज हुआ होगा, ये एज अ पॉजिटिव डिसलॉज हुआ, तो इसका मतलब है ये पूरा पार्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। तो अब जनाबे अली, आप बच्चे गलती क्या करते हैं कि बच्चों से एग्जाम में कहता है कि फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई करें, तो फिर तो CH3 पॉजिटिव लिखा ठीक है, लेकिन बाद में एग्जाम में कहता है क्या नाम है,
राइट द डिसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक, उसमें भी CH3 लिख के आ जाते हैं खाली। तो फिर आप दूसरा फ्रेगमेंट नहीं बताते। तो मेरे बच्चे आपने क्या कहा, डिटेक्ट तो CH3 होगा, पीक इज ड्यू टू CH3, कैसे बचा रहा, 15 मास इसी का बन रहा है ना इस ग्रुप में। और उसके बाद दूसरा क्या रह जाएगा, CH2 CH2 CH3, और इसके ऊपर न्यूट्रल निशान लगा दोगे, CH2 CH3, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये भी लिखना भूल मत जाना। कहो ये समझ आ रहा है डिसोसिएशन इक्वेशन, कि भाई 15 पर पीक कैसे बता रहे हो, मुश्किल तो नहीं लग रहा, कि आपने देखा पहले से अपनी वर्किंग कर लो और उस वर्किंग में तुम देख लो किस ग्रुप का मास कितना है। तो 15 का मास किससे आ रहा है, CH3 से। इसका मतलब है 15 वाली पीक CH3 की वजह से, उसमें पॉजिटिव चार्ज लगाया। अगर इधर से CH3 अलग हुआ है तो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल को न्यूट्रल फ्रेगमेंट में डाल दिया। क्लियर है? क्लियर है खिजर, बिलाल, नूर, वानिया, आयला? Yes, sir. चलो इसी तरह आ जाता है 29। रवाहा तुम्हें समझ तो नहीं आ रहा ना बेटा? रवाहा, रवाहा की मेरे ख्याल है कोई इंतकाल हो गया है, बहरहाल चल अल्लाह ताला इसकी मगफिरत फरमाए। जी 29। अब 29 तो बजाहिर किसी का भी मास नहीं है, लेकिन मेरे भाई मैथ आती है आपको, जरा 15 14 को मिलाएंगे तो मास कितना बन जाएगा, 29। तो बॉन्ड तो कहीं भी ब्रेक हो सकता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, CH2 CH3 पॉजिटिव, और दूसरा फ्रेगमेंट क्या होगा, CH3 CH2 न्यूट्रल प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों 43 किसकी वजह से बनेगी, 43 किसकी वजह से बनेगी? अब आप देखें 15 14 29, 29 में 14 और जोड़ दीजिए, तो 29 14 कितना बन गया, 50 43। तो सिंपल हो गया, किसकी वजह से बनेगी ऑनलाइन वालों, CH2 CH2 CH3, 3. यानी बॉन्ड यहां से टूटेगा। और अब न्यूट्रल फ्रेगमेंट कौन सा होगा, CH3 होगा। क्या ये बात समझ आ रही है नूर फातिमा? Yes, sir. एंड लास्ट किसकी वजह से बनेगी, 58। देखें सबका मास मिला ले तो 58 बन रहा है। तो यानी कोर इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हुआ होगा, कोई बॉन्ड टूटा नहीं होगा। तो CH2 CH2 CH3, और यहां पर कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज लगा, दैट्स इट। और यहां पर साथ में इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कोई फ्रेगमेंट नहीं बनेगा। हो गया। ये आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इसके, आप सोचिए 4 नंबर का आ रहे, मुफ्त के मार्क्स नहीं है, मुफ्त मुफ्त के मार्क्स है, मुफ्त के। अबे मैं कराऊंगा ना यार, तू अजीब पता नहीं बाप मत बनो यार, मैं ही कराऊंगा, तुम्हें टेंशन क्यों ले रहे हो? जब तुम्हें टीचर कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मैंने अल्लाह के भरोसे कहा है कि जब करा दूंगा तो कोई कोई नहीं, A2 वाले नहीं फंसते, तू फंस जाएगा। ऐसे ऐसे इतना तो भरोसा रखो यार अल्लाह के बंदे। ठीक है हम पूरे मुकम्मल नहीं है, लेकिन खाली भी नहीं है भाई। बेटा समझ आ गया सबको, नूर फातिमा, वानिया, बिलाल? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब रायान भाई के फेवरेट वाला यानी रायान भाई की मोहब्बत वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये रो रो के अदरवाइज पागल। अब थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन करा दूं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन, इसमें काफी सारी चीजें बतानी। ठीक है चलो लिखो, तेज तेज लिखना भाई। एन ऑर्गेनिक एसिड हैज अ फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.75%। अब हवा टाइट होना तो शुरू नहीं हो गई, अब ये क्या आ गया, 53.3%। its mass spectrum show major peaks at 15, 43, 45 and 60. Calculate empirical formula and use mass spectrum to suggest
मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पार्ट बी, आइडेंटिफाई एम्पिरिकल फॉर्मूला ईएफ। आइडेंटिटी, तुम्हें सिर्फ जीएफ का पता है, ईएफ का नहीं पता तुम्हें। आइडेंटिफाई वेरियस स्पीशीज responsible for fragments, sorry, for peaks। ठीक है भाई, करें? हो जाएगा आइला, आप खुद ही कर लेंगी। ये मेरी आवाज क्या बस में बैठ के पहुंच रही है तुम्हारे साथ? अरे भाई बोलो ना जल्दी से। आइला कुछ समझ आ रहा है क्या बोला है सवाल में एग्जामिनर ने? नूर फातिमा। जी सर। यार ये नूर जो है ना, नूर फातिमा, तुमने पिछले कुछ दिनों में मेरे दिल में बड़ी खास जगह बना ली। तुम बड़ी सही बच्ची हो, तुम जवाब भी देती हो और जो है ना ट्राई करती हो, और तुम्हें ये नाम की बरकत हासिल हो गई है। समझ आ रही है? ये बाकी बेगैरती की महराजें चढ़ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई, अच्छे जो तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर तुम्हें नतीजा अता फरमाए। आमीन। चल जी, शुरू करते हैं भाई। अब इस सवाल में आप देखें कि मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला आगे, क्योंकि बेटा एग्जामिनर ये मानता है कि आपने ओ लेवल भी किया है, ठीक है ना, इसलिए जो है शुरू कहीं और से हो रहा है सवाल। तो भाई शुरू करते हैं। पहले आपको क्या निकालना है? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। याद है कैसे निकालते थे? अगर याद नहीं आ रहा तो अब याद दिलाना पड़ेगा, फिर इसका मतलब आपको। मेरे बच्चे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते थे याद है? सबसे पहले आप क्या करते थे? मोल रेशो निकालते थे। मोल रेशो कैसे निकालते थे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय ए आर करके। याद करो। तो मोल रेशो ऑफ कार्बन, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज डिवाइड बाय ए आर। मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज डिवाइड बाय ए आर। ये आपने वर्किंग पहले ओ लेवल में पढ़ी हुई है। तो यहाँ सॉल्व करें। परसेंटेज कार्बन की कितनी थी? 40 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ क्या हो जाएगा? 6.7 डिवाइडेड बाय 1। और यहाँ क्या हो जाएगा? 53.3 डिवाइडेड बाय 16। क्या आ जाएगा? क्या आ रहा है? 40 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 3.33। और ये 6.7 और ये 3.33। बेटा ये स्टेप समझ आ रहा है सबको? वानिया, आयला? जी सर। ये क्या हो गया? मोल रेशो हो गया। अब मोल रेशो निकालने के बाद क्या करते थे? सिंपलेस्ट रेशो निकालते थे, जिसमें आप करते ये थे कि सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देते। सबसे छोटा नंबर क्या है? 3.33 है। तो जब सबको डिवाइड करेंगे यू गेट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज गोइंग टू बी, कितना आ जाएगा? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, पहला पार्ट डन। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कहता है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई? है भाई, तो याद कीजिए वही ओ लेवल। ओ लेवल ढंग से किया होता तो यही बात होती। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? याद है किसी को? एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे? एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन क्या करते थे? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया। एन क्या है? एन होता था रेशो किसका? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास का। एन क्या होता था? रेशो मॉलिक्यूलर मास अपॉन। आइला तुमने तो मुझसे ही ओ लेवल पढ़ी है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर ये मैंने खुद पढ़ा हुआ है पहले से। आप उस वक्त। मैंने नहीं पढ़ाया था, आप ये बोले। सर फिर मेरे पेपर्स थे, फिर मैं आंसर नहीं पढ़ा था। तो वो ये बोले ना कि आपने नहीं पढ़ा था ये। अच्छा बहरहाल, तो बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास कहाँ है सवाल में? वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास कहाँ गिवन है? ये रहा। उसने कहा नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास है, बट आपको मालूम है ना कि हाईएस्ट पीक जो है मॉलिक्यूलर मास की पीक होती है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना ले लेंगे बेटा? 60। और एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा? वो CH2O से निकाल लो, तो वो बनेगा 30। तो उस लिहाज से एन आ जाएगा कितना? 2। हाँ भाई खिजर, रवाहा बात समझती हो? वानिया? और फिर उसके बाद आप यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखोगे CH2O, और यहाँ लिखोगे 2 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4O2। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. चलो, तो आपको उसने बोला था इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने, निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद कहता था कि मास स्पेक्ट्रम को यूज करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, वो भी बता दिया। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे? तो भाई जरा सवाल में वापस चले। उसने क्या कहा था? ऑर्गेनिक एसिड। अगर वो कहता है हाइड्रोकार्बन तो ध्यान में आता अल्केन एल्कीन। अभी उसने कहा ऑर्गेनिक एसिड, तो कौन सा होता है ऑर्गेनिक एसिड भाई साहब? तो भाई सीधा सीधा अब तो तुम्हें नॉलेज पता है, कार्बोक्स, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें, दो कार्बन वाला क्योंकि देखें ना कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ओ आते हैं, नजर आ ही रहा है। तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? या अगर स्ट्रक्चर बना के देना है तो आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया COOH, यस और नो? बल्कि स्ट्रक्चर लिखा था तो डायरेक्ट हम COOH का ग्रुप। तो आप और इसके साथ क्या करेंगे? एक और कार्बन लगा देंगे। देखो फिट हो गया, C2H4O2 हो गया भाई, बोलो। C2H4O2 हो गया। रवाहा, खिजर, नूर फातिमा, वानिया, आयला, C2H4O2 बनता है या नहीं बनता ही? यस जी सर। सर। जी सर। अब टेंशन ही नहीं। अब आ जाओ आखिर में, पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में क्या बोला था उसने? कि फ्रेगमेंट्स की बताएं, कौन 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 से फ्रेगमेंट्स थे, वो लिख लेते हैं जरा। कहाँ कहाँ बन रहे थे फ्रेगमेंट, बताओ भाई। एक था 15 पर, एक था 43 पर, एक था 45 पर, और एक था 60 पर, ठीक है ना? तो 60 वाला तो मॉलिक्यूलर लाइन था, तो वो किसकी वजह से बनेगा? CH3COOH की वजह से। अब देखो इसमें भी साइड में ग्रुपिंग कर लो। CH3 अलग ग्रुप है, CO और फिर OH। इस तरह से ग्रुपिंग कर लोगे तो करना आसान हो जाएगा। अब मुझे बताओ 15 वाली पीक किसकी वजह से बनेगी, बोलो बच्चे? CH3 की वजह से, यस और नो? ऑनलाइन वालों, CH3 की वजह से बनेगी। फिर 43 वाली किसकी वजह से बनेगी भाई, बताओ? CH3 की आ गया 15, और फिर CO का मास कितना बनेगा? CH3CO, CH3 का मास 15 है, CO का मास कितना होगा? 12 और 16, 16 और 12 45, 28। 28, सर 16 और 12 से हाँ। 28, और 28 प्लस 15 43 हो गया। तो इसका मतलब है किसकी वजह से बनेगी 43 वाली पीक, बच्चे बोलो? CH3CO, और जब CH3CO के साथ बनेगी तो उसके साथ दूसरा फ्रेगमेंट भी अलग होगा, कौन सा वाला? OH वाला, OH वाला। और यहां पर कौन सा फ्रेगमेंट अलग होगा? COOH वाला, यस और नो? यस। हाँ हाँ। अच्छा, अब मजे की बात, 45 वाला किससे बनेगा? COOH का मास निकालें तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। एंड इन दैट केस जो न्यूट्रल फ्रेगमेंट होगा वो कौन सा होगा? बेटा बात समझ आई या नहीं आई? हो गया पूरा सवाल सॉल्व? अब बताओ ये सवाल अगर एग्जाम सर में आ जाए, मुफ्त के मार्क्स बांट रहा है एग्जामिनर, और क्या कर रहा है? क्या कहते हो? रवाहा, नूर फातिमा, बिल्कुल बिंदास, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जी सर। चलो एक सवाल और तुमसे, अब ये यहां तक तो मैं करवा रहा था, एक सवाल अब प्योरली तुमसे करवाता हूँ, और बस ये मास स्पेक्ट्रोमीटर खत्म। तो खत्म स्वराज, इसका पहला हाफ खत्म। अच्छा रुक जाओ, बस एक सवाल कराऊंगा।
ओके, बड़ा अच्छा सा सवाल है। आपको मैं इसका, ग्रुप पे है ना सारे लोग? भाई साहब ग्रुप पे है ना सारे लोग? ग्रुप पे इसके स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, फिर शुरू करते हैं। तो खुद ही करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, खुद ही करोगे। अब ये मैं रैंडम उठा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसा सवाल बैठेगा ये, लेकिन लेट्स से। जी देखिए, ग्रुप पे आ गया ऑनलाइन वालों, एक सवाल आया होगा ग्रुप पे। जो यहाँ बैठे हैं फिजिकली वो तो यहाँ यहीं पर देख पा रहे हैं। बच्चों सवाल मिला, कुछ जवाब तो दे दो, हाँ ना तो बोल दो। यस सर। देखो क्या कहता है, द मास स्पेक्ट्रा ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोइथेन आर शोन। पहले तो डाइक्लोरोइथेन बना लो, क्या होता है डाइक्लोरोइथेन, पहले वो बनाओगे तो अंदाजा होगा। अच्छा ये मैंने तुम्हें हाई रेजोल्यूशन का सवाल दे दिया। ओह आई जस्ट रियलाइज ये हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि वो क्लोरीन भी आ गया ना। हाय हाय हाय, ये देखो इस तरह आते हैं आईआर के सवाल ना, ऐसे आते हैं आईआर रिस्पेक्टिव। तो अगर मैं ना पढ़ाऊं तो तुम्हें लगेगा "अबे बाप ये क्या चीज है", लेकिन ये तो और आसान क्वेश्चन है। अबे छोड़ दो, ये मैं खुद ही डिक्टेट करा देता हूँ। हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन का सवाल आ गया ये वाला। छोड़ दो इस सवाल को, रखो अगली क्लास के बाद कर सकोगे इस सवाल। ठीक है, मैं एक सवाल डिक्टेट कर रहा हूँ, वो कर लो। ओके, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स। चलो ये अच्छा सवाल है ये भी। और फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन बेसिक, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? यस। चलो ये कर लो, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स। और वैसे लिखना जैसे मैंने करा है। दैट वुड कॉज पीक्स, दैट वुड कॉज peaks in the mass spectrum of ये कंपाउंड दिया हुआ है OHCH2COCH3 with following Me values: number 1 15, number 2 17, number 3 31, number 4 43, number 5 57, number 6 59। और कहता है पार्ट बी में, एट व्हाट ME would you observe molecular ion peak। इसका मतलब है जो उसने फ्रेगमेंट्स दिए हैं उसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है। चलें जी, अब सॉल्व करें। इसमें मैं आपकी कोई मदद फिलहाल नहीं कर रहा, आप अपना दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए। ऑल्दो इट शुड बी अ स्ट्रेट और एक क्वेश्चन जो आप कर पाएंगे, उम्मीद करता हूं अल्लाह की क्लास से। बाकी गधेपन की तो कोई इंतजार नहीं है आप लोगों। ये बच्चों हो जाएगा? नूर, रवाहा, आयला कर पाओगी? यस जी सर। सर। चलो करो, ट्राई करो, लेट्स सी, फिर देखते हैं किसने कितना किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये से यार रोजे और ये शेड्यूल बड़ा जो है ना, बता देना। अभी पीर और बुध का तो गुजारा हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगी। मंगल जुमरात को तो कल मेरी क्लासेस सुबह 6:30 से थी, और रात में वो सॉरी
5:30 बजे खत्म हुई है, फिर घर पहुंचा 6:15 हो रहे थे। हालत ऐसी गैर हो रही थी कि रात में 10 बजे के बाद भी क्लास थी, वो लेने की हिम्मत नहीं। फिर बस यार पता नहीं क्या होगा, अल्लाह रहम करे। आवाज कट रही है, व्हाट्सएप पे कर लो। आवाज कट रही है, व्हाट्सएप पे कर लो। यार ये हलीमा को तो टाइट करे ना, हर क्लास में आती नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करती है। मोबाइल जो है वो तो खराब हो गया, क्या हो गया? यहाँ रखा हो ना, आगे देखा तो स्क्रीन में है। ज्यादा हीट तो नहीं पड़ गई? यहाँ कहाँ जिंदगी पूरी हो गई। नहीं तो रिपेयर नहीं कर सकते तो बैकअप मोबाइल तो पकड़ लेना। वालों का तो दिया बना उन्होंने तो। हाँ बच्चों, हो गया। हाँ भाई, हो गया। ऑनलाइन वालों क्या हो गया, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो अल्लाह के बंदों? डन हो गया, डन। नो सर। कोई परेशानी हो रही है तो पूछ लेना, ऊट पटांग मत कर देना। जी रवाहा 15 वाला फ्रेगमेंट किसकी वजह से है रवाहा? सर CH3 पॉजिटिव प्लस COCH2OH। सॉरी, दोबारा बोले। 15 वाला किसी वजह से शेष 3 और OH प्लस CH2 and 3। ये आप न्यूट्रल फ्रेगमेंट बता रही हैं मुझे? हाँ Yes। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से सारे कर लो भाई, सारे कर लो फटाफट से। और मॉलिक्यूलर आयन पी कितने पे आ रही है, वो निकाल लिया? जी नूर फातिमा, मॉलिक्यूलर आयन पी कितने पे आएगी बेटा? कर रही हूँ अभी सर। 74 पे, वेरी गुड। सारे कर लिए तुमने? जी वानिया, हो रहा है आपसे बेटा? यस सर। 31 वाली पी किसकी वजह से आ रही है वानिया? OCH3 और न्यूट्रल में OHCH2C। नहीं, पॉजिटिव फ्रेगमेंट कौन है, ओ सी एच थ्री या ओ सी एच टू? OCH3। ओ सी एच थ्री का मास बन रहा है 31। आर यू श्योर? लेट मी रीचेक सर। बेटा ओ सी एच थ्री तो कोई फ्रेगमेंट ही नहीं बनेगा ना, कैसे बना लिया आपने? नहीं, वो सी एच थ्री की आ रही है ना। बेटा आपने फ्रेगमेंट जो है ना उसी मॉलिक्यूल में से निकालना है आपके फ्रेगमेंट। ये ओ सी एच यहां से तो निकल आएगा, जो आप कह रही हैं ओ सी एच टू या सी एच थ्री सी ओ। लेकिन अगर ये सी एच थ्री को आप इस ओ से जोड़ रही हैं, वो तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। सर सॉरी, इट्स OHCH2। मैंने हाँ गलत लिख वही दिया। वही सी वही एच तो। टू है। हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। जी नूर फातिमा, 43 वाला फ्रेगमेंट कौन सा है? COCH3। सी ओ सी एच थ्री, that seems correct to me.
अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई। ये तो तुम्हें ए लेवल्स का आइसोमर का लेक्चर भेज दिया लगता है इसने। उससे बोलो ओ लेवल के आइसोमर भेजे। ये तुम्हारे सिलेबस का थोड़ी है। सर जी बेटा। क्या फिजिक्स में हेल्प कर देंगे? मतलब मेरे पास 59 का आ गया है पर 56 का मुझसे नहीं हो रहा। किसका नहीं हो रहा 56 का? यस। 56 तो है ही नहीं बेटा। ओह। प्रवाह रोजा लग रहा है मेरे ख्याल से, जोर से लग रहा है। सर ये M प्लस आयन जो है वो 74 है। जी जी। सर सारे हो गए, 57 वाला नहीं हो रहा, बस उसमें तो थोड़ी सी सोचो ना कंफ्यूज। क्यों हो रहा अगर एक आग मुश्किल है तो फिर वो सोचोगे नहीं क्या? भाई टोटलिंग करनी है, उस टोटलिंग में भी क्यों नहीं हो रहा? 57 के वाले किससे होगा? ओ एच सी एच टू सी ओ। 57 वाला ओ एच सी एच टू सी ओ। 57 बन रहा है, दोबारा देखो। हाँ तो फिर मैं तो वैसे ही तुक्का लगा रहा था। आइडिया मिल गया कैसे करना है। अब मेरे बच्चे ये जो हमने मास स्पेक पढ़ा ना, ये कहलाता है लो रेजोल्यूशन मास स्पेक। अब इसी सैंपल को जो अभी हमने देखा, इसी सैंपल को अगर हम हाई रेजोल्यूशन पे ले जाएं तो मास स्पेक में 3 पीक्स और ऐड हो जाती है। अभी तक आपने जो पढ़ा दैट्स इट। लेकिन अब आता है हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें सेम सैंपल को अगर आप मजीद हायर रेजोल्यूशन पे स्टडी करें तो जो पीक्स, कुछ ऐसी माइन्यूट साइज की पीक जो आपको पहले नजर नहीं आ रही थी, अब वो आ जाएंगी। और इसमें हमने फिर 3 और पीक्स पढ़नी है, M+1 पीक, M+2 पीक, M+4 पीक। तो वो पीक कब और कैसे बनती है, इसी के बारे में इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करेंगे। अदरवाइज ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।